वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के वीडियो को हम लोग शुरुआत किए थे, जिसमें यह सेकेंड पार्ट है। और ये हमारा लेटेस्ट आंकड़े के साथ ये टोटल जो है इंडियन इकोनॉमी हम लोग पढ़ेंगे, जिसका पहला पार्ट हमारे प्लेलिस्ट में है, उसे आप लोग देख सकते हैं। ये दूसरा पार्ट है। और इंडियन इकोनॉमी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, आगामी जो उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक, उच्चतम विद्यालय के प्रधानाध्यापक, साथ ही साथ जो आने वाली TRE 3 एग्ज़ाम है और भी सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए हम लोग इस दूसरे भाग को शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखें आर्थिक समृद्धि क्या है। आर्थिक समृद्धि किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली जो भी सारी वास्तविक आय होती है, उसे आर्थिक समृद्धि कहते हैं। अर्थात किसी निश्चित समय अवधि में जब हमारी इकोनॉमी में जो भी वास्तविक आय होती है, रियल इनकम होती है, उसी को ही आर्थिक समृद्धि कहते हैं। अर्थात आर्थिक समृद्धि का मतलब हो गया GNP, अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात GDP, और प्रति व्यक्ति आय। ये टोटल में जो वृद्धि होती है किसी निश्चित समय के अंदर में, इसी को हम लोग आर्थिक समृद्धि कहते हैं। तो आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या हो गया कि किसी निश्चित समय की अवधि में जब अर्थव्यवस्था में जो भी सारी वास्तविक आय होगी, अर्थात वास्तविक आय का मतलब क्या है, GDP में वृद्धि, GNP में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, तो इन सब को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। तो आर्थिक समृद्धि का अर्थ हो गया उत्पादन में वृद्धि और इसमें परिमाणात्मक परिवर्तन, अर्थात उत्पादन में जब वृद्धि होगा तो इसके परिणाम भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। तो इसी को हम लोग आर्थिक समृद्धि कहते हैं, उत्पादन में वृद्धि और इसमें परिमाणात्मक परिवर्तन। आर्थिक समृद्धि में क्या क्या होता है, श्रम शक्ति अर्थात लेबर, उसके बाद उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या है, प्रति व्यक्ति आय। अर्थात प्रति व्यक्ति आय जितनी ही ज़्यादा होगी उतनी ही GDP में वृद्धि होगी, उतनी ही GNP में वृद्धि होगी। तो इसके लिए इस संदर्भ में क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी, श्रम शक्ति की, उपभोग की, पूंजी की, व्यापार की मात्रा में प्रसार होगा। तो यह सभी आ जाते हैं आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत। तो आर्थिक समृद्धि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक समृद्धि के बाद आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या है? देखिए, आर्थिक विकास की जो धारणा है वो आर्थिक जो समृद्धि है उससे अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास का मतलब हो गया क्या, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तन से संबंधित है। देखिए, आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या था, जिसमें केवल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होना था। लेकिन आर्थिक विकास का मतलब हो गया अर्थव्यवस्था में तो परिवर्तन हो ही रहा है, साथ ही साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक और परिमाणात्मक सभी में परिवर्तन हो। अर्थात हर क्षेत्र में परिवर्तन को हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। लेकिन जब केवल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आती है तो उसे आर्थिक समृद्धि कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। अब आर्थिक विकास के चर कौन कौन से हैं, अर्थात किन किन आधार पर हम कहते हैं कि आर्थिक विकास हुआ। तो इसके चर हैं आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थान के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं,
तो अब अगर बात की जाए कि आर्थिक विकास किन किन चीज़ों पर निर्भर रहता है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थान के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर में परिवर्तन, जीवन प्रत्याशा में परिवर्तन, पोषण के स्तर में परिवर्तन, स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन, उसके बाद प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुओं में जितनी सारी वृद्धि हो गई, इन सब को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? आर्थिक विकास। तो एक तरफ पे हम लोग कह सकते हैं कि आर्थिक विकास का मतलब क्या हो गया? मूलतः मानव विकास। तो चूँकि मानव का विकास शिक्षा, सेवा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तो पूरे मानव के विकास को ही हम लोग आर्थिक विकास की संज्ञा दे देते हैं। देखिए, भारतीय मूल के एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन ने कहा था कि आर्थिक विकास अधिकारिता तथा स्वतंत्र क्षमता का अधिकार है। तो भारतीय मूल के एक अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उन्होंने कहा था कि आर्थिक विकास अधिकारिता तथा क्षमता का विस्तार है, जिसका अर्थ होता है जीवन, पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता। जिसका अर्थ क्या होता है? बहुत इम्पोर्टेंट है, जीवन, पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता। जबकि महबूब उल हक ने क्या कहा? महबूब उल हक ने कहा है कि आर्थिक विकास का मतलब होता है गरीबी के विरुद्ध लड़ाई। तो इम्पोर्टेंट है कि अमर्त्य सेन ने क्या कहा? अमर्त्य सेन ने कहा है कि आर्थिक विकास का मतलब होता है अधिकारिता तथा क्षमता का विस्तार, जिसका मतलब होता है जीवन, पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता। जबकि महबूब उल हक के अनुसार आर्थिक विकास का मतलब है गरीबी के विरुद्ध लड़ाई। अब देखिए, जो आर्थिक विकास है इसमें केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। परिमाणात्मक परिवर्तन का मतलब क्या? जो राष्ट्रीय उत्पाद है उसके आकार में परिवर्तन। आर्थिक चरों जिनका परिमाणात्मक माप जो है वो संभव है, उसमें परिवर्तन हो तो उसी को केवल आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। तो जब हमारे केवल रिजल्ट में चेंजिंग आ जाए, परिमाणात्मक परिवर्तन आ जाए, तो उसी को कहते हैं आर्थिक समृद्धि। अर्थात राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन होता है, जिसमें अंतर्गत आर्थिक चर आते हैं जिनका परिमाणात्मक माप संभव होता है, उसी में परिवर्तन हो तो उसे आर्थिक समृद्धि कहते हैं। लेकिन जब हमारा चारों तरफ परिवर्तन हो, अर्थात गुणात्मक परिवर्तन तो हो ही, साथ ही साथ परिणामात्मक परिवर्तन भी हो, उसको हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक विकास कहते हैं। तो परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन हो, अर्थात राष्ट्रीय उत्पाद तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। उससे हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। अर्थात आर्थिक विकास में क्या आ गया? आर्थिक और अनार्थिक दोनों चर में परिवर्तन हो। अर्थात जो इकोनॉमिक में तो परिवर्तन हो ही, साथ ही साथ इकोनॉमिक के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में जो परिवर्तन होता है उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, एक नोट है कि किसी देश की आर्थिक विकास कितनी चीज़ों पर निर्भर करती है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आर्थिक विकास किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है? प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर और बाजार के आकार पर। तो तीन चीज़ों पर यह निर्भर करती है आर्थिक विकास। कौन कौन चीज़ों पर? तो किसी देश की आर्थिक विकास किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर। अब देखिए, आर्थिक विकास को कैसे मापते हैं? तो 5 तरीकों से आर्थिक विकास को मापते हैं। कितने तरीकों से? 5 तरीकों से। पहला है आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम। आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने। इसका प्रतिपादन वर्ल्ड बैंक ने किया था। दूसरा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम। दूसरा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम।
इसका प्रतिपादन किसने किया था? मॉरिस डेविड मॉरिस ने। किस मॉरिस डेविड मॉरिस के द्वारा ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर मॉरिस डेविड मॉरिस ने। इस विधि में क्या होता है कि किसी भी देश के रहन सहन के स्तर यानी कि आर्थिक विकास की तुलना के लिए 3 आंकड़े निर्धारित किए जाते हैं। पहला है शिशु मृत्यु दर, दूसरा है वयस्क साक्षरता दर और तीसरा है 1 वर्ष की आयु की जीवन प्रत्याशा के औसत मान का उपयोग। तो 3 इसमें चीज़ें देखी जाती है। पहला है क्या? शिशु मृत्यु दर, दूसरा है वयस्क साक्षरता दर और तीसरा है 1 वर्ष की जीवन प्रत्याशा के औसत मान का उपयोग। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक अर्थात फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI। अब जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम है उसका अधिकतम मूल्य 100 होता है जबकि न्यूनतम मूल्य 1 होता है। 100 का मतलब होता है उत्तम स्थिति की ओर बढ़ना, जबकि 1 का मतलब क्या होता है? कम होना। अब है क्रय, तीसरा है क्रय शक्ति समता विधि। तीसरा क्या है? क्रय शक्ति समता विधि। इस विधि का सबसे पहला प्रयोग 1993 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किया था, IMF ने किया था। तो क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सबसे पहला प्रयोग 1993 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किया था। अब ये देखिए, अब इसी रिपोर्ट को प्रसारित किया गया विश्व बैंक के द्वारा, जिसका नाम रखा गया विश्व विकास रिपोर्ट। देखिए, अब हम लोग लेटेस्ट आंकड़ों के साथ पढ़ेंगे विश्व विकास रिपोर्ट 2023, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स WDI, विश्व विकास सूचकांक भी कहते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये देखिए लेटेस्ट आंकड़े हैं, ये 2023 का आंकड़ा है। सबसे पहले इसे किसने जारी किया? विश्व बैंक ने। तो विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक। 2023 का जो विश्व विकास रिपोर्ट था उसका थीम क्या रहा? प्रवासी, शरणार्थी और समाज। तो विश्व विकास रिपोर्ट अर्थात वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 का थीम रहा प्रवासी, शरणार्थी और समाज। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में रहने वाले लोगों की आय में कितनी वृद्धि हुई? 40%। कितनी? 40%। इस 2023 के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में काम के लिए दूसरे देश में प्रवास करने वाले भारतीयों की आय में कितनी वृद्धि हुई? 120%। कितना? 120%। अमेरिका में प्रवास करने वाले कम कुशल भारतीय नागरिकों की आय में कितनी वृद्धि हुई? 500%। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर डाटा याद रखेंगे कि इस विश्व विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार अमेरिका में प्रवास करने वाले कम कुशल भारतीय नागरिकों की आय में वृद्धि हुई 500%। संयुक्त अरब, तो याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रवास करने वाले भारतीय किस देश में रहे? अमेरिका में। दूसरे नंबर पर रहा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात में प्रवास करने वाले कम कुशल नागरिकों की आय में कितनी वृद्धि हुई? 300%। संयुक्त अरब अमीरात में प्रवास करने वाले कम कुशल नागरिकों की आय में कितनी वृद्धि हुई? 300%। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की संख्या कितनी बताई गई? 184 मिलियन। कितना? 184 मिलियन, अर्थात पूरी जनसंख्या का 2.3%, जिसमें कि 37 मिलियन शरणार्थी शामिल हैं। कितने शरणार्थी? 37 मिलियन। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष प्रवासन कॉरिडोर कौन कौन सा क्षेत्र में रहा? मैक्सिको अमेरिका। तो शीर्ष प्रवासन कॉरिडोर रहे मैक्सिको अमेरिका,
दूसरे नंबर पर चीन अमेरिका अर्थात मैक्सिको से अमेरिका जाने वाले, दूसरा है चीन से अमेरिका जाने वाले, तीसरा है फिलीपींस अमेरिका, चौथा है कजाकिस्तान रूस, पांचवा है भारत अमेरिका, छठा है भारत जीसीसी और सातवां नंबर पर है बांग्लादेश भारत। अर्थात अमेरिका से मैक्सिको और मैक्सिको से अमेरिका जाने वाले सबसे ज़्यादा क्या है क्षेत्र हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21-22 में भारत को विदेशी आवक प्रेषण की प्राप्ति कितनी हुई? 89,127 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को विदेशी आवक प्रेषण की प्राप्ति कितनी हुई? 89,127 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यूएस डॉलर। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से वर्ष 2022 में वैश्विक प्रेषण में कितनी वृद्धि हुई? 781 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो पहले था अब बढ़कर हो गया 794 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो वर्ष 2021 से वर्ष 2022 में वैश्विक प्रेषण में कितनी वृद्धि हुई? तो याद रखेंगे 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर। जो 2021 में था 781 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो 2022 में 794 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तो ये तो था विश्व रिपोर्ट 2023। अब है कि चौथे नंबर पर है विश्व आर्थिक कल्याण। विश्व आर्थिक कल्याण, विश्व आर्थिक कल्याण का मतलब क्या होता है? जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानि को अवकाश तथा गृहिणियों की सेवाओं को जोड़कर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से घटा देते हैं तो उसे विश्व आर्थिक कल्याण कहते हैं। अर्थात जो उत्पादन की छिपी लागत होती है उसे आधुनिक नगरीकरण की हानियों को जोड़ देते हैं, साथ ही साथ उसमें अवकाश तथा गृहिणियों की सेवाएं जोड़ देते हैं और इन सब को जीडीपी में से माइनस कर देते हैं, तो इसे ही विश्व आर्थिक कल्याण कहा जाता है। सैमुएल्सन ने कहा था कि निवल आर्थिक कल्याण का उपयोग जीवन निर्वाह में सुधार की माप करता है। तो सैमुएल्सन के अनुसार निवल आर्थिक कल्याण का उपयोग किसमें होता है? जीवन निर्वाह में सुधार की माप करने के लिए। अब इस विश्व आर्थिक कल्याण का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? डैली तथा कॉब ने। दो अर्थशास्त्री थे डैली और कॉब। कब किए? 1989 में, 1989 में। डैली तथा कॉब ने विश्व आर्थिक कल्याण के अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किया 1989 ईस्वी में। जीवन की गुणवत्ता में जो सुधार है अर्थात आर्थिक विकास का मापक है, उसकी माप के लिए मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की धारणा का विकास किसने किया? नॉर्थास तथा जेम्स टोबिन ने। बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार है अर्थात आर्थिक विकास का जो मापक है उसकी माप के लिए मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की अवधारणा का विकास किसने किया? विलियम नॉर्थास और जेम्स टोबिन ने। विलियम नॉर्थास और जेम्स टोबिन ने। अब है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इसका प्रतिपादन किसने किया? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी ने। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इससे जुड़ी एक अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक और उनके सहयोगी
दोनों ने मिलकर 1990 ईस्वी में इस मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था। याद रखेंगे, तो मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन यूएनडीपी से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक और उनके सहयोगी ने 1990 में किया। तो ये जो मानव विकास सूचकांक है, ये 3 चीज़ों पर मापा जाता है। एक ज्ञान, दूसरा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और तीसरा है क्रय शक्ति। क्रय शक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित जीवन निर्वाह का स्तर। तो 3 आधारभूत आयाम हैं इस मानव विकास सूचकांक के। पहला है ज्ञान, दूसरा है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और तीसरा है क्रय शक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित जीवन निर्वाह का स्तर। मानव विकास का जो सूचकांक होता है उसका उच्चतम मान होता है 1.0, अर्थात 1 तक यदि पहुंच गया तो वो सबसे उच्चतम मान है। और मानव विकास सूचकांक जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के आधार पर तैयार किया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी का एक सूचकांक है। तो 3 चीज़ों पर मापा जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के आधार पर। अब देखिए वर्ष 2021-22 का मानव विकास सूचकांक जारी किया गया वर्ष 2023 में। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे पूरा डिटेल में। अर्थात 2023 का जो मानव विकास सूचकांक है यह जारी किया गया और यह 2021-22 का था, जो वर्ष 2023 में जारी किया गया। सबसे पहले इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा अनिश्चित समय, अनिश्चित जीवन, संक्रमण की दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना है। तो वर्ष 2023 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था, मानव विकास रिपोर्ट था, मानव विकास सूचकांक था, जो कि वर्ष 2021-22 का था, जो 2023 में जारी किया गया। इसका थीम था अनिश्चित समय, अनिश्चित जीवन, संक्रमण की दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना। इसका लक्ष्य था अवसरों, पसंद और स्वतंत्रता के विस्तार में योगदान करना। तो इसका लक्ष्य था अवसरों, पसंद और स्वतंत्रता के विस्तार में योगदान करना। इसमें कुल 121 देशों को शामिल किया गया। तो इम्पोर्टेंट है, इस सूचकांक में कुल 191 देश शामिल हो गए। कितने? 191। इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? 132। बहुत इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? 132। और भारत का स्कोर रहा 0.633। कितना? 0.633। इसके पहले वर्ष 2020 में भारत जो था 131वें स्थान पर था, जिसका स्कोर था 0.645। कितना था? 0.645। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा था वो था 67.2 बरस। तो भारत का कितना था जन्म के समय जीवन प्रत्याशा? 67.2 बरस। इस रिपोर्ट में भारत का स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष कितना रखा गया? 11.9 वर्ष। तो भारत का स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष कितना रखा गया? 11.9 वर्ष। भारत का स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष कितना बताया गया? 6.7 वर्ष। कितना? 6.7 वर्ष। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है, अर्थात प्रति व्यक्ति जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, वो 6590 US डॉलर है। कितना? 6590 अमेरिकी डॉलर है। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर रहा स्विट्ज़रलैंड। कौन रहा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा स्विट्ज़रलैंड, जिसका टोटल स्कोर रहा 0.962। कितना? 0.962। दूसरे नंबर पर रहा नॉर्वे, जिसका स्कोर रहा 0.961। कितना रहा? 0.961। तीसरे नंबर पर रहा आइसलैंड,
जिसका स्कोर रहा 0.959। चौथे नंबर पर रहा हांगकांग, जिसका स्कोर रहा 0.952। और पाँचवें नंबर पर रहा ऑस्ट्रेलिया पाँचवें नंबर पर रहा, जिसका स्कोर 0.951 रहा। अब एशिया में शीर्ष में कौन सा देश रहा? एशिया की बात की जाए तो एशिया में सबसे नंबर 1 पे रहा सिंगापुर। एशिया में नंबर 1 पे रहा सिंगापुर, जो ओवरऑल 12वें स्थान पर रहा, जबकि इसका स्कोर रहा 0.992। सिंगापुर का ओवरऑल 12वें स्थान पर रहा और एशिया में शीर्ष पर रहा, जिसका स्कोर रहा 0.992। दूसरे नंबर पर रहा एशिया में जापान, जो ओवरऑल 19वें स्थान पर था, जबकि इसका स्कोर 0.970 रहा। कितना? 0.970। भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए तो इसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा? श्रीलंका। भारतीय उपमहाद्वीप में जो मालदीव आता है, श्रीलंका आता है, इंडोनेशिया आता है, तो उसमें शीर्ष में रहा श्रीलंका, जो ओवरऑल 73वें स्थान पर रहा और इसका स्कोर रहा 0.782। इसमें सबसे अंतिम स्थान अर्थात 191वें स्थान पर रहा दक्षिणी सूडान। 191वें स्थान अर्थात अंतिम स्थान पर रहा दक्षिण सूडान, जिसका स्कोर रहा 0.385। इससे ऊपर दूसरे नंबर पर रहा अर्थात 190वें स्थान पर चाड, जिसका स्कोर रहा 0.394। तीसरे नंबर पर सबसे निचला स्कोर रहा नाइजर का, अर्थात 189 पोजीशन पर रहा नाइजर, जिसका स्कोर रहा 0.400। और नीचे से चौथे नंबर अर्थात 188वें नंबर पर रहा केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, जिसका स्कोर 0.404 रहा। और जबकि नीचे से पाँचवें अर्थात 187वें स्थान पर रहा बुरुंडी, जिसका स्कोर 0.426 रहा। एक बात याद रखेंगे कि यूएनडीपी की जो मानव विकास रिपोर्ट है, उसमें विभिन्न देशों की तुलना मानव विकास सूचकांक के साथ साथ जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स और बहुआयामी गरीबी निर्देशांक अर्थात एमपीआई के आधार पर भी की जाती है। एमपीआई के आधार पर भी की जाती है। तो ये जो हमारा यूएनडीपी की जो मानव विकास रिपोर्ट है, उसमें विभिन्न देशों की जो तुलना है मानव विकास सूचकांक के साथ साथ ग्लोबल जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स अर्थात वैश्विक लैंगिक असमानता निर्देशांक और अर्थात GII और बहुआयामी गरीबी निर्देशांक अर्थात MPI, इनके आधार पर भी की जाती है। जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स अर्थात लिंग मूलक असमानता सूचकांक के आकलन में मातृत्व मृत्यु दर और किशोर मृत्यु दर, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक गतिविधियां, इन सभी की माप की जाती है। अब देखिए, अब हम लोग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स अर्थात वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक 2023, ये लेटेस्ट आंकड़ा है, उसको देखेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, इस रिपोर्ट में भारत जो है 127वें स्थान पर रहा। कितना? 127वें स्थान पर। इसमें कुल कितने देश शामिल हुए? 146। कितने? 146। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच WEF। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स अर्थात जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स, इसको जारी किया विश्व आर्थिक मंच ने। इसके पिछले वाला जो विश्व ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स था अर्थात वर्ष 2022 का जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स था, उसमें भारत 135वें नंबर पर था 146 देशों में। कितना था? 135वें स्थान पर। इस 2023 का जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, उसमें
शीर्ष पर कौन सा देश रहा? आइसलैंड। कौन? आइसलैंड। ये लगातार 14वें साल जो है यह शीर्ष में रहा। पाकिस्तान 142वें नंबर पर रहा, बांग्लादेश 59वें नंबर पर, चीन 107वें नंबर पर, नेपाल 116वें नंबर पर, श्रीलंका 115, भूटान 103 नंबर पे। अब देखिए इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के लिंग के अंतर में कितनी कमी आई? 64.3%। कितना है? 64.3%। जबकि भारत की आर्थिक भागीदारी कितनी रही? 3.7%। तो भारत के लिंग अंतर में कमी आई 64.3%, जबकि भारत की आर्थिक भागीदारी 3.7% रही। तो ये तो था हमारा दूसरा भाग। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरे भाग को। ये जो हमारा भारतीय इकोनॉमिक है, इंडियन इकोनॉमी का, ये संपूर्ण होगा टोटल डिटेल में, लुसेंट सहित है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें जो लोग इसमें नए जुड़े हैं, और कमेंट ज़रूर करें कि आखिर ये किस प्रकार लगा। ये सभी लेटेस्ट आंकड़े के साथ हम लोग शुरुआत किए हैं, और अन्य दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और जो लोग नए जुड़े हैं वे सब्सक्राइब निश्चित तौर पे कर लें। तो चलिए मिलेंगे हम लोग इस संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।